Good morning everyone. Today our chapter is खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ये दोनों मूवमेंट्स एक दूसरे के कोलैबोरेशन में 1919 से लेकर 1922 तक चले. ठीक है, तो सबसे पहले बात ये आती है कि क्या रीज़न था कि एक ऐसा मूवमेंट हुआ जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स दोनों ही इकट्ठे यूनाइटेड हो गए. आईएनसी भी था एक तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और दूसरी तरफ जितने भी अलीट मुस्लिम क्लास थी वो इकट्ठी हो गई थी, प्लस मासेस भी इस बार इकट्ठे हुए थे. जब हमने लखनऊ पैक्ट के बारे में बात की थी तो हमने लास्ट में वहाँ पर ये कहा था कि मुस्लिम लीग इस समय लखनऊ पैक्ट में सिर्फ मुस्लिम अलीट्स को और एडुकेटेड क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो कॉमनर्स हैं, जो बेसिक मुस्लिम्स हैं, जो आम आदमी हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उनको लूप में नहीं लिया गया है. लेकिन यहाँ पर सारे ही मुस्लिम्स जो थे उनकी कोऑपरेशन जो थी वो भारत के हिंदू और बाकी धर्म के लोगों के साथ एक साथ जुड़ गई थी और वो अब एक कॉमन फ्रंट पे आ चुके थे ब्रिटिश के अगेंस्ट. ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या रीजंस थे. रीज़न सबसे पहले ये था, जैसे हमने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की बात की कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुके थे, महंगाई आ गई थी, इन्फ्लेशन आई थी, टैक्सेस बहुत बढ़ चुके थे, किराए, रेंट वगैरह वगैरह बहुत सब कुछ बहुत ज़्यादा एक पीक पे चल रहा था, जिससे एक जो आम आदमी है, आम आदमी का कोई भी सेक्शन हो, पेजेंट्स हो, चाहे वो मिडिल क्लास अर्बन्स हों या फिर वो एडुकेटेड क्लास हो या फिर वो इंडस्ट्री के लोग हों, लेबरर्स हों, आर्टिसंस हो, हर कोई सफ़र कर रहा है इस समय. ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली रॉलेट एक्ट आया, जलियांवाला बाग कांड हुआ, हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी. इसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंटेड फील कर रहे थे, ह्यूमिलेटेड थे. जनरल डायर को कोई भी सज़ा नहीं हुई लीगली, उन्हें बस नौकरी से एक तरीके से टर्मिनेट कर दिया गया, और वो भी पैसों के साथ फंडिंग रेस की गई हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, इंग्लैंड में, और उनकी पेंशन्स भी उन्हें मिल रही थी, हाफ सैलरी उन्होंने ड्रॉ की, तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉपर सज़ा तो हम कह सकते हैं कि नहीं हुई. उसके बाद यहाँ पर जो 1919 के रिफॉर्म्स थे जिनका आईएनसी हमेशा से इंतज़ार करता रहा है, उसमें डायरकी जब इंट्रोड्यूस हुई थी, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट एट प्रोविंशियल लेवल, वो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर तो ये चीज़ बिल्कुल ही मान्य नहीं हो पा रही थी. तो उसकी वजह से भी सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंटेड थी, और लोअर लेवल पर इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन जो था वो लोगों में नहीं था, क्योंकि मेन जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो रिजर्व्ड कैटेगरी में डाले गए थे, जो कि हमारे गवर्नर जनरल ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोविंस के अंडर आती थी. ठीक है, अब इसकी वजह से, इन सारे रीजंस की वजह से हिंदू और मुस्लिम जो थे वो कहीं ना कहीं इक्वली सफ़र तो कर ही रहे थे. प्लस लखनऊ पैक्ट में जो बड़े बड़े लोग थे वो इकट्ठे हो चुके थे. अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो मुस्लिम नेशनलिस्ट है, जो यूथ अब उभर के आ रहा था मुसलमानों का, वो कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा था, और वो अब अलीगढ़ मुस्लिम्स के जो कंजर्वेटिज्म था उसको बिलीव नहीं कर रहा था. वो अलीगढ़ मूवमेंट के कहीं ना कहीं एंटी चल रहा था, और उसे पुराने ख्यालाती लोगों को फॉलो नहीं करना चाह रहा था. वो एक तरीके से मिलिटेंसी की तरफ ज़्यादा उभर के आ रहे थे, और आईएनसी के इश्यूज से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ रखते थे, आईएनसी की आइडियोलॉजी को मान रहे थे, रेवोल्यूशनरी और मिलिटेंसीज़ को भी बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे थे एक तरीके से. यहाँ पर जो मेन लोग थे, जो मेन नाम हमने पढ़े, हमें देखने को मिलेंगे, वो है मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, अबुल कलाम आज़ाद एक्सेट्रा. यहाँ पर हमने हसन इमाम के बारे में बीच में प्रेसिडेंटशिप के बारे में भी बात की है कि आईएनसी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं. और यहाँ पर यंग मुस्लिम्स जो हैं वो एडवोकेट कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं किसको, मिलिटेंट नेशनलिज्म को. अब खिलाफत इशू था क्या है ये खिलाफत. सो बेसिकली हमने जब वर्ल्ड वॉर 1 में पढ़ा कि 2 पार्टीज़ थी, एक था ब्रिटेन और उनके एलीज थे, और दूसरा था जर्मनी और उनके दोस्त. तो जर्मनी में कौन कौन था. जर्मनी के साथ था ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की. अब जो ब्रिटेन टर्की के एंटी चल रहा है, और टर्की के जो मेन सुल्तान हैं, खलीफा हैं, उन्हें दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो अपना स्पिरिचुअल लीडर या अपना भगवान मान रहे हैं. अब जब ब्रिटिश एक तरीके से 1905 से लेकर अभी तक, लखनऊ पैक्ट से पहले तक मुस्लिम्स को इतना फेवर कर रहा है और दिखा रहा है कि वो मुस्लिम्स के कितने फेवर में है, बंगाल पार्टीशन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उन्हें अब यहाँ पर लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, और शायद ब्रिटिश जो है वो हमारी सुन ले. वो ब्रिटिश से डिमांड कर रहे हैं कि खलीफा का जो एक तरीके से इस लड़ाई में जो हार हो रही है, और उनका कहीं ना कहीं एक जो पूरा टेरिटोरियल अरेंजमेंट है, जो एक पूरी सल्तनत है, वो गिर जाएगी. तो वो ब्रिटिश से फेवर कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं ब्रिटिश से कि ऐसा ना किया जाए. ठीक है, इनकी 2 मेन डिमांड्स ये थी कि फर्स्ट, टर्की के सुल्तान के अंडर जितने भी सेक्रेड प्लेसेस हैं, जितने भी मुसलमानों के जो होली प्लेसेस हैं, वो सुल्तान के अंडर ही रहने दिए जाए,
खलीफा के अंडर ही रहने दिए जाए, और सेकेंडली जो कुछ टेरिटरीज़ जो है, सफिशिएंट अमाउंट में टेरिटरीज़ जो है, नंबर में टेरिटरीज़ जो है वो खलीफा के अंडर रहने देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हमें आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पर 1919 में खिलाफत कमेटी एक ऑर्गेनाइज की गई जिसके लीडर्स थे अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। खिलाफत कमेटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर बहुत ही पीसफुली इन लोगों ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट करना शुरू किया और इन्होंने मांगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो टर्की के अगेंस्ट जो उनका एटीट्यूड है उसे बदले और टर्की को सपोर्ट करे इस सिचुएशन में। इनिशियली यहाँ पर बहुत ही पीसफुल एजुटेशंस हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, पब्लिक मीटिंग्स चल रही हैं, पर धीरे धीरे ये एक मिलिटेंट प्रोटेस्ट का जो रूप है वो ले लेगा, फुल ऑफ वायलेंस, ठीक है। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि हम बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिश की जो भी चीज़ें हैं, गुड्स हैं, उन सबका हम बॉयकॉट करेंगे और एक नॉन कॉपरेशन अलायंस जो है हम चलाएंगे। अब यहाँ पर ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे उन्हें बनाया गया प्रेसिडेंट बनाया गया गांधी जी को, ठीक है। गांधी जी ने यहाँ पर मौका देखा, उन्होंने कहा कि मुझे मुसलमानों ने अपना लीडर चुना है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का, अब कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, उनके दिमाग में आइडिया चल पड़ा है। वो ऑलरेडी हंटर कमीशन और रॉलेट एक्ट वगैरह वगैरह से क्षतिग्रस्त तो सारे हैं ही हैं। अब वो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म इसको देख रहे हैं जिसमें वो हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी को, देश की सारी जनता को इकट्ठा कर सकते हैं और ब्रिटिश के अगेंस्ट एक कॉमन प्लेटफॉर्म लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं लड़ने का, ठीक है। अब यहाँ पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस के मिक्स्ड रिएक्शंस है। कोई बॉयकॉट करना चाहता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फेवर में है, लेकिन काउंसिल्स को बॉयकॉट नहीं कर रहा। आगे नवंबर में 1920 में इलेक्शंस हैं, तो जो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं और इलेक्शन में खड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं उसको फेवर नहीं कर रहे। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को फेवर नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बाल गंगाधर तिलक। लेकिन गांधी जी की जो उपाधि है, जो रिस्पेक्ट है, वो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि समहाउ उनकी बात को कोई टालेगा नहीं और उन्होंने सबको कन्विंस कर लिया सत्याग्रह करने के लिए। अब यहाँ पर नॉन कॉपरेशन और खिलाफत, के फॉर खिलाफत, एन फॉर नॉन, सी फॉर कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। फरवरी 1920 में हिंदू मुस्लिम डेपुटेशन इकट्ठा मिलकर यूनिफाई करके एक डेपुटेशन जाता है वाइसरॉय। वाइसरॉय कौन है यहाँ पर? कैम्सफोर्ड। इनके पास जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए अपने ग्रीवेंसेस को का एक चिट्ठा लेकर कि हमारी बात मानी जाए, लेकिन मिशन जो था वो फेल हो गया एंड इट रिजल्टेड इनटू अ फेलियर। अब यहाँ पर फरवरी 1920 में गांधी जी ने अनाउंस किया कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो हम लॉन्च करेंगे अगर एक पीसफुल ट्रीटी सरकार ने हमारे साथ साइन नहीं की। उसमें हम इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम पंजाब में जो भी चीज़ें हुई उन्हें भी हम उठाएंगे, वो मुद्दे भी उठाएंगे और खिलाफत क्वेश्चन भी हम उठाएंगे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। साथ में ही 1919 के जो गवर्नमेंट एक्ट थे, अगस्त ऑफर में कहा गया था कि सेल्फ रूल आएगा, वो भी कुछ नहीं आया, तो उसका भी एक मुद्दा जो था वो काफ़ी हीट पकड़े हुए था उस समय। अब यहाँ पर 1920 मई में क्या हुआ? टर्की के साथ एक ट्रीटी साइन कर दी गई ब्रिटिश और टर्की के बीच में, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सेवरेस। और ब्रिटिश ने टर्की को कम्प्लीटली डिसमेंबर कर दिया और टर्की सुल्तान के पास अब कुछ नहीं रह गया। अब जून 1920 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई इलाहाबाद में। इनके दो मेन चीज़ों पर इन्होंने अप्रूवल दिया। एक कि हम बॉयकॉट करेंगे, हम जितने भी फॉरेन स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और लॉ कोर्ट्स हैं उन सबको हम बॉयकॉट कर देंगे और हम गांधी जी को अपना लीडर मानेंगे, उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे लीडर जो है वो बन जाइए। इसे याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जून 1920 ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एट इलाहाबाद। अगर क्वेश्चन आता है जून 1920 में इलाहाबाद में क्या हुआ? ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें गांधी जी को इस मूवमेंट का लीडर चुना गया या फिर उनसे पूछा गया कि आप हमारे लीडर जो है वो बने। ठीक है। अब यहाँ पर अगस्त 31 1920 को जो हमारा खिलाफत कमेटी है, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, उसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक फॉर्मल लॉन्च जो था वो अपने कैंपेन्स के थ्रू जारी कर दिया। इसी बीच में तिलक जो थे वो 1 अगस्त 1920 को मर गए। ठीक है, ही ब्रेथ हिज लास्ट ब्रेथ। उसके बाद सितंबर 1920 में
आईएनसी का एक स्पेशल सेशन हुआ। इस स्पेशल सेशन की बात मैंने पहले भी की है। ये स्पेशल सेशन कोलकाता में हुआ या फिर कैलकाटा में हुआ सितंबर 1920 और इसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। ये वाली बात मैंने आपसे लाला लाजपत राय जी के बारे में जब मैंने आपसे डिस्कस किया था, नोट्स लिखाए थे मैंने, तो मैंने वहाँ पर भी बताया था। साथ में इसमें ये चीज़ भी एक मिस्टेकनली गांधी जी ने बड़ी गलत चीज़ प्रोजेक्ट कर दी गई, माना गया कि ये गलत है, कि उन्होंने कहा कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया तो स्वराज जो है वो हमारे बाएं हाथ का खेल है और 1 साल में हमें स्वराज जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर आईएनसी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूव किया और तब तक ये जारी रखा जाएगा जब तक पंजाब और खिलाफत इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व नहीं कर दिए जाएं, प्लस स्वराज जो है वो अटेन नहीं होती, तब तक हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंटिन्यू करते रहेंगे। अब यहाँ पर आपको याद रखना है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद, उसके बाद फॉर्मल लॉन्च बाय खिलाफत कमेटी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 31 अगस्त 1920 और आईएनसी ने कब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ऑफिशियली लॉन्च किया, इन सितंबर 1920। अब यहाँ पर प्रोग्राम क्या था, क्या चलने वाला था, बॉयकॉट। किस चीज़ का बॉयकॉट? स्कूल्स, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड फॉरेन क्लोथ। अब यहाँ पर स्कूल्स और कॉलेजेस जो थे वो ब्रिटिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बॉयकॉट किया गया, तो नेशनल स्कूल्स स्प्रंग अप हो गए। लॉ कोर्ट्स को बॉयकॉट किया तो सरकार ने तो जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने कहा कि जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो अब लोकल लेवल पर पंचायत के माध्यम से लोगों को मिलेगा। सेकेंडली जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उन्हें जब बॉयकॉट किया गया तो हमारे जो चित्तरंजन दास जी थे उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया, लेकिन आईएनसी के जो बड़े लीडर्स थे वो इस हक में थे, इसलिए वो चुप रहे। और जो आने वाले नवंबर 1920 के जो इलेक्शंस हैं उन्हें बॉयकॉट किया गया, साथ में जो वोटर्स थे वो भी वोट करने नहीं गए। और जब फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट किया गया तो खादी की प्रमोशन हुई और हैंड स्पिनिंग जो थी उसकी प्रैक्टिस लोगों को करवाने लगे। जितने भी लोगों के पास टाइटल्स थे, बड़े लोगों के पास ऑनर्स ब्रिटिश ने दिए थे, उन सबको रिनाउंस कर दिया गया। प्लस कहा गया कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया तो इसके सेकेंड फेज में हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे, जिसमें हम गवर्नमेंट सर्विस से रेजिग्नेशन दे देंगे और टैक्सेस को पे करना भी हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पर दिसंबर 1920 में जो आईएनसी का एनुअल ऑफिशियल सेशन होता है वो नागपुर में हुआ और जिसके प्रेसिडेंट थे सी विजय राघवाचार्य। यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फर्दर एंडोर्स किया गया और आईएनसी का जो गोल था, जो इतने सदियों से सिंस द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस चल रहा था, रिफॉर्म्स पीपीपी एंड देन रिफॉर्म्स, उसे बदल के कर दिया गया स्वराज, कि अब हमें सिर्फ सेल्फ रूल चाहिए, नो मोर टाइम फॉर रिफॉर्म्स। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये भी लिया गया कि आईएनसी की जो लीडरशिप है और आईएनसी की जो वर्किंग है अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अधीन की जाएगी। इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 15 मेंबर्स थे। अब आईएनसी को लीड ये 15 मेंबर्स ऑफ सीडब्ल्यूसी करने वाले थे। साथ में ही प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज़ का भी गठन किया गया। अगर कभी ये सवाल आता है प्रीलिम्स में कि प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज़ किस बेसिस पर चुनी गई थी, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर चुनी गई थी, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो वार्ड कमेटीज़ थे उनका भी गठन किया गया और हर कोई इन कमेटीज़ का मेंबर बन सके, सब खुलकर इस प्लेटफॉर्म पर से जुड़ सके, इसलिए जो एंट्री फ़ी थी उसे कम करके 4 आना कर दिया गया। अब साथ में यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स हैं उन्होंने भी अपना सपोर्ट कांग्रेस को एक्सटेंड किया, स्पेशली जो बंगाल के रेवोल्यूशनरीज थे उन लोगों ने। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे, कुछ ऐसे नेशनलिस्ट थे या लीडर्स थे जिन्होंने आईएनसी को यहाँ पर छोड़ दिया, वहाँ से रिज़ाइन कर लिया। क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में ही बिलीव करते थे एंड दे वांटेड टू डू एवरीथिंग लॉफुली एंड पीसफुली। तो इसमें मेन नाम थे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, जीएस खरपड़े एंड बिपिन चंद्र पाल। साथ में ही यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने भी इस चीज़ का विरोध किया। वो भी पॉलिटिकल स्ट्रगल लॉफुली करना चाहते थे और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में ही अभी तक बिलीफ रख रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पर इंडियन लिबरेशन फेडरेशन का गठन किया।
अब ये मूवमेंट कैसे कैसे बढ़ा, कैसे कैसे स्प्रेड हुआ। गांधी जी और अली ब्रदर्स जो हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने नेशन वाइड टूर किया, गांव गांव शहर शहर जाकर एंडोर्स किया इस मूवमेंट को। हज़ारों स्टूडेंट्स ने स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए और तकरीबन नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस जो थे वो 800 के आसपास इस्टेब्लिश किए गए। ये किस किस ने ऑर्गेनाइज़ किए? मेनली आचार्य नरेंद्र देव, चित्तरंजन दास जी ने, लाला लाजपत राय जी ने, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस जो कि प्रिंसिपल थे नेशनल कॉलेज कैलकटा के। साथ में ही यहाँ पर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो थी, कॉलेज जो था वो भी सामने आया अलीगढ़ में। ये भी एक नेशनल कॉलेज के रूप में सामने आया। इसमें स्टूडेंट्स को दाखिला मिला। काशी विद्यापीठ आया, गुजरात विद्यापीठ आया और बिहार विद्यापीठ आया। तो इन सब की इस्टेब्लिशमेंट्स हुई और जितने स्टूडेंट्स जो थे वो सब नेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ अब बढ़ने लगे थे। लॉयर्स जो थे हमारे नेशनलिस्ट जो लॉयर्स थे, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को गिव अप कर दिया, जिसमें मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास जी थे और सी गोपालाचारी, सैफुद्दीन किचले, वल्लभ भाई पटेल, असफ अली, टी प्रकाशन एंड राजेंद्र प्रसाद, इन सब ने अपनी जो लॉ प्रैक्टिस थी वो गिव अप कर दी थी। फॉरेन क्लोथ जो था वो अब मतलब काफ़ी ज़्यादा लेवल पर सड़कों पर लोग जलाने लगे थे। जो ब्रिटिश इम्पोर्ट्स थे वो तकरीबन आधे हो चुके थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। और जो लिकर शॉप्स थे और बाकी फॉरेन गुड्स के जो शॉप्स थे उनकी पिकेटिंग होने लगी थी। पिकेटिंग मतलब घिराव हो रहा था। इस बीच में जो हमारे तिलक जी जो थे, जो 1 अगस्त 1920 को मर गए थे, उनकी याद में कमेमोरेशन में एक फ़ंड ऑर्गेनाइज किया गया जिसका नाम था तिलक स्वराज फंड, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ फंडिंग जो थी वो उस समय 1920 में हुई थी। कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स जो थे वो पुलिस का रोल निभाने लगे थे। अब यहाँ पर जुलाई 1921 में अली ब्रदर्स ने जितने भी मुसलमान थे उन सबको बुलाया और कहा कि तुम मतलब मुस्लिम्स जो कि सोल्जर्स हैं, तुम अपनी आर्मी की जॉब से रिज़ाइन कर दो क्योंकि ये अनरिलीजियस है, ठीक है। और इस वजह से अली ब्रदर्स को सितंबर 1921 में अरेस्ट कर लिया गया। तो जब अली ब्रदर्स अरेस्ट हो गए तो गांधी जी ने लोकल कांग्रेस कमेटीज़ के माध्यम से इन्हीं रेजोल्यूशंस को फर्दर एक्सटेंड किया और पास करना शुरू किया। अब यहाँ पर आईएनसी ने लोकल कांग्रेस बॉडीज़ के माध्यम से सिविल डिसोबीडियंस को स्टार्ट करने का ऐलान किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगा कि जो मासेस हैं वो इस चीज़ के लिए रेडी हैं। ऑलरेडी मिदनापुर बंगाल, ये ईस्ट बंगाल का एरिया है, करंटली इट इज़ इन बांग्लादेश, गुंटूर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर नो टैक्स मूवमेंट ऑलरेडी चल रहा था। तो उन्हें लगा कि शायद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने के लिए ये सही मौका रहेगा। आसाम की जो टी प्लांटेशंस हैं, स्टीमर सर्विसेज है और आसाम बंगाल रेलवेज़ है, इन सब में स्ट्राइक होना शुरू हो गई थी। जो वर्कर्स थे वो अब काम करना बंद कर चुके थे। यहाँ पर एक प्रोमिनेंट लीडर जो थे वो सामने आए, JM सेन गुप्ता। यहाँ पर नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे वो इंडिया आए इन सब चीज़ों का मुआयना करने। अब लोकल स्ट्रगल्स भी चल रहे हैं, जहाँ पर अवध किसान मूवमेंट यूपी में शुरू हुआ। एका मूवमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1920-21 में यूपी में शुरू हुआ। मापिला या मोपिला मूवमेंट ये मालाबार में शुरू हुआ। और सिख एजिटेशन जो था अगेंस्ट द महंस ऑफ पंजाब, जैसे हमने बात की थी अरूर सिंह की, जिसने जनरल डायर को सिख की उपाधि दे दी थी। और ऐसे कई लोग थे जो ब्रिटिश को फेवर कर रहे थे, उन सब के खिलाफ सिख एजिटेशन जो था वो खालसा के लोगों ने शुरू कर दिया था। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल हम यहाँ तक करेंगे। फर्दर हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे मासेस के अलग अलग सेक्शंस इस मूवमेंट में हिस्सा देने आए, पार्टिसिपेट किया उन लोगों ने। साथ में हम बात करेंगे कि कैसे आईएनसी का क्या रिएक्शन था और फर्दर गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था इस मूवमेंट के अगेंस्ट। और लास्टली ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी को इस सत्याग्रह को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अबॉर्ट करना पड़ा। उस इंसिडेंस को हम कहते हैं चौरा चौरी कांड। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे और साथ में मेंस का क्वेश्चन करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ कंप्लीट दिस मूवमेंट एंड इट्स एंडिंग। सो दैट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।